अस्सलाम वालेकुम। 17 नवंबर बरोज़ इतवार CSS 2025 के लिए MPT कंडक्ट हो गया। यानी आज इस वक़्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम का वक़्त है और सेकंड बैच ऑफ MPT जो है वो हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि MPT कैसा था? क्या ये जो बिगिनर्स थे, जो न्यू एस्पायरेंट्स थे, उनके लिए ये पास करने के लायक था? और इसमें कितने नंबर आ सकते हैं? इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात जो कि मैं अक्सर सेशंस में और वीडियोस में करते रहते हैं कि ये एमपीटी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसका जो पर्पस था, जिस मकसद के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो यही था कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। पहला एमपीटी बहुत इजी था और उसमें पासिंग रेशियो 99% से भी ऊपर रही। और इसके बाद ग्रेजुअली जब एमपीटी होते रहे हैं उनकी डिफिकल्टी जो है वो बढ़ती रही है और लास्ट ईयर जो एमपीटी हुआ उसमें भी कुछ लोग जो है वो फेल हुए, यानी रेशियो जो है वो 100% नहीं रही। सो नाउ अब जो एमपीटी मुश्किल आया ये सरप्राइजिंग नहीं था, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि एमपीटी मुश्किल आएगा, लेकिन इस एमपीटी की जो डिफिकल्टी लेवल रखा गया, क्या वो ठीक था या नहीं, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात जो एफपीएससी ने मेक श्योर की कि वो जो उन्होंने सिलेबस दिया था और नंबर ऑफ एमसीक्यूज बताए थे वो उतने ही थे, यानी इस्लामियत के 20 एमसीक्यूज, उर्दू के 20 एमसीक्यूज और जो बाकी पोर्शंस के जितने उन्होंने एमसीक्यूज बताए थे वही बताए गए, उससे कम या ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आए, एग्जैक्टली वही नंबर जो है वो फॉलो किया गया। इसके बाद एक्चुअली ये जो एमपीटी है हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में जो उनका सीएसएस होता है यूपीएससी के नाम से, उसमें ये बहुत देर से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसमें ये प्रीलिम्स जो कि हमारा भी ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, प्रीलिम्स के नाम से होता है। कुछ अर्सा पहले एक सीरीज 12th फेल के नाम से वायरल हुई थी, आई होप सो वो आप सब ने देख ली है। वो एक मोटिवेशनल स्टोरी थी और उसमें भी आप अक्सर बात करते सुनते होंगे कि अक्सर स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स ही नहीं पास होता था, यानी इंडिया में प्रीलिम्स यानी स्क्रीनिंग टेस्ट की डिफिकल्टी अब भी उतनी है कि एक आम स्टूडेंट्स जो कि तैयारी नहीं कर रहा है एमपीटी के लिए या प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, वो उसको फेल कर जाता है। अब यही कुछ एफपीएससी ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो एक बात का तो ख्याल ये रखना पड़ेगा कि गुजरते टाइम के साथ ये टेस्ट जो है वो मुश्किल होता जाएगा। अब अगर एफपीएससी ने कोई और पॉलिसी इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग जो कि एफपीएससी की पॉलिसी है नहीं, या फिर उन्होंने पासिंग रेशियो इसमें बढ़ा दी, तो फिर ये वाकई में ही यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो है वो बराबर हो जाएगा। अच्छा, आज के टेस्ट की बात करें तो पोर्शन वाइज बात करें तो इस्लामियत का जो पोर्शन था उसमें ज्यादा कुरान और हदीस से रिलेटेड सवाल आए जो कि 20 नंबर के थे। कुरान की मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ इवेंट्स और मुख्तलिफ बातों का पूछा गया। तो ये एक आम एस्पायरेंट या वो एस्पायरेंट जो पीपीएससी की तैयारी करते रहते थे उनके क्वेश्चन बैंक से ये जो पोर्शन थे या ये एमसीक्यूज थे ये बहुत डिफरेंट थे। लिहाजा ये पोर्शन जो है वो सबके लिए ही मुश्किल रहा। उसके बाद उर्दू। अब उर्दू जो है वो एस्पायरेंट्स की मोस्टली वीक ही होती है, क्योंकि उर्दू बैकग्राउंड से बहुत ही कम लोग आते हैं जो कि ना होने के बराबर है। और इसके अलावा जो तैयारी की गई थी, क्योंकि जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल थी या फिर जो प्रैक्टिस के लिए मॉक्स लिए गए थे उसमें जो है वो लिटरेचर बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा रहे थे, यानी किसी इकबाल की किसी भी मजमुए का कि ये कब इशू हुआ, या फिर किसी के जैसे कपास का फूल है अहमद नदीम कासमी ने लिखा, इस तरह का एमसीक्यूज एफपीएससी ने कोई भी नहीं दिया। ये टोटली ग्रामर बेस्ड उर्दू का पोर्शन दिया गया जिसमें इस तरह के नाम भी लिए गए कि जो शायद एस्पायरेंट्स से पहले कभी नहीं सुने थे। तो लिहाजा ये पोर्शन भी इस्लामियत से भी ज्यादा मुश्किल कंसीडर किया गया एस्पायरेंट्स के लिए और वो इसको भी अच्छे तरीके से टैकल ना कर सके। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के पोर्शन की जो कि 50 नंबर का पोर्शन था और इसमें भी सेनोनेम एंटोनेम जो कि 10 नंबर थे वो भी एक जो है वो मीडियोकर लेवल से अपर लेवल की डिफिकल्टी में थे और वो भी मोस्टली एस्पायरेंट से नहीं हो सका। और जो सेंटेंस करेक्शन थे उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते थे और उसमें से आपको करेक्ट जो भी सेंटेंस था या फिक्रा था उसको चूज करना होता था। और जो स्टेटमेंट दी गई थी वो इतने लेंथी थी कि उस पर एक तो
टाइम बहुत लग रहा था, और दूसरा ये कि बहुत ही माइन्यूट किस्म का डिफरेंस उन्होंने रखा हुआ था, जिसकी वजह से एस्पायरेंट्स को बड़ी मुश्किल हो रही थी कि उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज किया जाए। इसके बाद प्योर ग्रामर बेस्ड चीज़ें भी इसमें पूछी गई, जिस तरह मुख्तलिफ मॉडिफायर्स के बारे में, वर्ब की मुख्तलिफ जो हैं वो टाइप्स के बारे में इसको आपने हाईलाइट करना था। तो ओवरऑल इंग्लिश के पोर्शन की बात करें तो ये भी एक आम एस्पायरेंट जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी या इंग्लिश ग्रामर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी नहीं रखता, उसके लिए भी ये टफ टाइम देने वाला इंग्लिश का पोर्शन साबित हुआ। अच्छा, इसके बाद मैथ की बात करें। अब एफपीएससी मोस्टली पिछले अगर एमपीटी हम देखें तो उन्होंने अगर एक पोर्शन डिफिकल्ट दिया है तो वो पोर्शन जो दूसरे हैं उसमें डिफिकल्टी लेवल को कम रखता है या फिर रिलेटिवली इजी रखता है। लेकिन ये पहला एमपीटी था जिसमें कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई बड़े वसूख से कह सके कि मेरा ये जो है वो 100% हुआ है। मैथ कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है, जो क्रैमिंग बेस्ड जो है वो सही तरह नहीं चल सकते, तो वो मैथ में बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें भी मैथ का पोर्शन एक तो डिफिकल्ट था और दूसरा लेंथी था। एक एक क्वेश्चन पे भी आपको 4-4 5 मिनट लग रहे थे, और इस पार्ट की वजह से, इस पार्ट और इंग्लिश के पार्ट की वजह से एस्पायरेंट्स का टाइम भी मैनेज नहीं हुआ, और उनका पेपर जो है वो विद इन टाइम जो कि 3 घंटे और 20 मिनट था उसमें कंप्लीट नहीं हो सका। अब इसमें जो मैथ का पोर्शन था वो एक वैरायटी के क्वेश्चंस दिए गए थे, परसेंटेज के भी, लेकिन याद रहे कि ये भी सिंपल एमसीक्यूज नहीं थे। इसमें मुख्तलिफ बातें जो है वो कम्प्लेक्स करके पूछी गई थी, और इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स और एनालिटिकल बेस्ड ये सब जंबल करके उन्होंने जो है वो मैथ का पोर्शन दिया था 60 मार्क्स का, जो कि मोस्टली एस्पायरेंट से नहीं हो सका। एंड लास्ट पोर्शन जो कि जीके का था, ये 50 मार्क्स का पोर्शन था। इसमें उन्होंने एक चीज जो कि पहले सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, आईटी या कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी 3 से 4 पूछे जो कि पहले कभी नहीं पूछे, वो इंट्रोड्यूस करवाया गए। जनरल साइंस के जो एमसीक्यूज थे वो रिलेटिवली इजी थे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कि साइंसेस बैकग्राउंड से थे। और इसके साथ ही करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के जो एमसीक्यूज थे वो भी इस लेवल के थे कि जो एक आम एस्पायरेंट जिस लेवल की तैयारी कर रहा होता है, यानी डॉन पढ़ रहा है या फिर जो है वो पास पेपर के एमसीक्यूज कर रहा है, तो वो उसको सही तरह एस नहीं कर सके। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो ये एमपीटी जो है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कि सीरियस थे उनके लिए भी अच्छा खासा टफ टाइम देके गया है। एंड आई होप सो कि एस्पायरेंट्स जो कि पढ़ते रहे हैं, उन्होंने अच्छे से एमसीक्यूज भी किए थे, प्रैक्टिस भी की थी, वो पास तो कर जाएंगे, लेकिन स्कोर जो है वो 100 से ऊपर जाना काफी मुश्किल हो जाएगा, खास तौर पे उनका जो बिल्कुल न्यू थे। लिहाजा आई विश के सब लोग इसमें पास कर जाएं, लेकिन फिर भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो कि इस चीज को पिछले एमपीटी की बेस पे कंसीडर कर रहे थे कि ये भी इजी होगा और हम इसको इजीली एस कर सकेंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो अब के फ्यूचर की बात करें तो एफपीएससी अपनी डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अब गॉड नोज के ये नेक्स्ट जो एमपीटी होगा वो कितना डिफिकल्ट होगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तो कही जा सकती है कि ये इस एमपीटी से मुश्किल ही होगा, और ये इसको यूपीएससी के प्रीलिम्स के मुकाबले में लेके जाएंगे। की जो है वो कुछ देर में अपलोड हो जाएगी। आप की के जरिए अपनी जो है वो ओएमआर शीट जो आपको कार्बन कॉपी मिली है उसको चेक कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। आपको इसमें 66 मार्क्स यानी 33% नंबर जो है वो लेने हैं पास करने के लिए। आप अगर आपके पास कार्बन कॉपी है तो वो आप चेक करके अपने नंबर का अंदाजा लगा सकते हैं। एफपीएससी कभी भी जो एमपीटी का अभी तक रिजल्ट इस तरह नहीं शो करता कि आपके मार्क्स जो है वो एमपीटी के बताए जाएंगे। वो एक गजट, एक पूरी लिस्ट इशू कर देंगे जिसमें उन्होंने उन तमाम एस्पायरेंट्स के नाम दिए होंगे जो इसको पास कर चुके हैं, और वो तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी वो जो है वो गजट आ जाएगा। लेकिन अब के लिए अगर आपने अपना की चेक करनी है तो एफपीएससी कुछ देर में वो उसके की सॉल्व कर देगा बैच 1 और बैच 2 के लिए। उससे आप अपना जो है वो कार्बन कॉपी है उसको चेक कर सकते हैं। तो जी ये थे आज के एमपीटी का अहवाल।
आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर फॉर योर CSS 2025। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आपका हामी और नासर रहे।